अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अज़ीज़ दोस्तों, तारिक फ़त्ता भाई के जाने पे मुझे इतने मैसेजेस आए कंडोलेंस के कि आई फील ओवरवेल्म्ड। और मेरा तारिक भाई से ताल्लुक़ कितना गहरा था वो बताया नहीं जा सकता। हमारी तकरीबन पिछले 12-13 साल से रेगुलर कांटेक्ट में थे। और जैसे कि ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स से जो मैंने देखा है उनके मैसेजेस तारिक भाई के हवाले से, वो यही कह रहे हैं कि तारिक भाई के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता था, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज ए वंडरफुल पर्सन। और तारिक भाई को मैंने एक चीज़ देखी, मैंने इनकी अभी आखिरी वीडियो जो देखी उनकी बेगम नरगिस जी के साथ हॉस्पिटल में, जब उनको पता था कि अब उनका टाइम पूरा हो चुका है, तो भी वो स्माइलिंग फेस, बहादुरी है भाई। हम तो भाई साहब छोटा सा पेट कटवाने के लिए गए तो कई दिनों तक टेंशन में थे। और ये है कि हालत देख रहे हैं आप छोटे से उस पे, तो वो 13-14 साल से कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन बहादुर आदमी। मैं कल एडमिट हुआ सुबह 7 बजे हॉस्पिटल, छोटा सा हर्निया का ऑपरेशन के लिए। और ये है कि यहाँ का सिस्टम अच्छा भी बहुत है, लेकिन एक अजीब सा भी लगता है, जैसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो या इंडिया में कुछ हो तो हॉस्पिटल में 50 आदमी आपको छोड़ने के लिए आएंगे, पूरा ख़ानदान वहाँ पे आएगा, शाम तक तो पूरा ख़ानदान वहाँ मिलने आएगा। यहाँ तो मेरी बेगम सुबह मुझे टैक्सी में छोड़ने आई तो बेगम को हॉस्पिटल के मेन दरवाज़े से ही धक्के मार के निकाल दिया, बोला निकल ले भाई, ये अकेला चाहिए हमें, बस चल। वो उसने कहा मुझे अंदर तो आने दो थोड़ी देर, जब तक ऑपरेशन नहीं होता तब तक। बोला नहीं कुछ भी नहीं, निकल लो इधर से, चलो। और जब छुट्टी होगी, इसको घर भेजना होगा, तो ये खुद तुम्हें फ़ोन करके बुला लेगा। तो एडमिट कर लिया, फिर सबको एक साथ ही 7:30 बजे एडमिट करते थे, तो सबको एक साथ कर लिया था जितने भी ऑपरेशन वाले थे। मैं बैठा 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 10:30-11, फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब इतने घंटे से मैं बैठा हूँ। बोला हाँ, सबसे आखिरी में तुम्हारा ऑपरेशन है। खैर, फिर ऑपरेशन हुआ। मतलब एक चीज़ जो अच्छी लगती है ना, वो मुझे एनेस्थेसिया बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कि ज़िंदगी में नींद बड़ी तकलीफ़ से आती है, तो वो एनेस्थेसिया से ऐसी नींद आती है ना कि वो बातें कर रही थी नर्स और उसमें मेरे को गायब हो गया मैं। खैर, ऑपरेशन के बाद आँख खुली, कमरे में शिफ्ट किया, बोला 2-3 घंटे अब तुम्हें यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद तुम चले जाना। फिर वही 2-3 घंटे तक सैंडविच दिया, पानी दिया, टॉयलेट भेजा। फिर बोला बुला लो अपनी बीवी को। फिर बेगम को फ़ोन किया, मैंने कहा वो कहाँ से जाने का रास्ता? बोला वो सीधा जाओ, वहाँ से आगे जाओगे, लेफ़्ट मुड़ोगे, सामने लिफ्ट होगी, लिफ्ट से उतरो। तो खैर फिर बाहर निकला, बेगम टैक्सी लेके खड़ी थी, फिर हम घर पहुँच गए। लेकिन इस दौरान तारिक भाई की खबर मिली। अब घर आके मेरी तबीयत ज़रा बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो आफ्टर ऑल काटा है पेट। तो अब क्या है कि पेट में 2 दिन का खाना भी पड़ा हुआ था, और मेरी रात भी कल बहुत ख़राब गुजरी। मेरा कर्जा था तारिक भाई के हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रखना, तो अभी भी मैंने हिम्मत जमा की है, तो आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। देखिए, तारिक भाई ने जो मशल जलाई है ना, जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है ना, वो अब रुकने वाला नहीं है। और जो कह रहे हैं ना फ्लैग बेरर, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, तो मेरी इतनी औकात नहीं भाई। किसी के जो इंग्लिश में कहावत है ना, फिलिंग द शूज़, तो इनके जूते बहुत बड़े थे भाई, मेरी इतनी औकात नहीं। तारिक भाई का मतलब आप ये देखें कि ये यूनिवर्सिटी में जब थे, कराची यूनिवर्सिटी में, तो अयूब खान का दौर था, और तब वो अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट में हिस्सा लेते रहे हैं। 1976 के ओलंपिक की कवरेज के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न ने इनको कनाडा भेजा था। मॉन्ट्रियल ओलंपिक आपको याद होगा, 1976। तो
उनको आप सोचें कि इनका जर्नलिज्म का भी कितना लंबा सफ़र है। कई किताबें लिखी हैं और उन टॉपिक पे किताबें लिखी हैं जिस पे एक पाकिस्तानी या एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता, हिम्मत करना तो दूर की बात। इनकी किताब जो कि बेस्ट सेलर रही है, ज्यूज नॉट माय एनिमी, बहुत बड़ा टॉपिक था। और ऐसे टॉपिक पे कलम उठाना, आवाज़ उठानी, ये तारिक भाई का ही काम था। देखें, मेरी मुलाकात इनसे ऐसे हुई कि मैं, आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस जिनीवा का सेशन अटेंड करने जाता रहता हूँ। तो ये शायद 2010 या 2011 की बात है, या 2012 था, कि मैं जिनीवा में, पता चला एक कॉन्फ्रेंस हो रही है बलूचिस्तान के ऊपर। इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर भी बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। मैं भी चला गया उस कॉन्फ्रेंस में। हम हॉल में बैठे थे, यूएन के अंदर हॉल में। तो जब तारिक भाई ने बोलना शुरू किया ना, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये कौन है भाई जो इतना, मतलब, बेखौफी से बेधड़क होके इस तरह क्लियरली बात कर रहा है बलूचिस्तान इशू पे। मैंने कहा शायद कोई बलोच होंगे। तो मेरे बराबर में मेहरान भाई बैठे थे, मेहरान मरी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये बलोच है? बोले नहीं, पंजाबी है, तारिक भाई हैं ये, बलोच इशू पे इनसे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है। मैं हैरान रह गया, उनकी पूरी स्पीच सुनी और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो और मैं उनसे जाके अपना इंट्रोडक्शन लूँ और जो बातचीत करूँ। तो ये है कि बहुत क्लियरली बात करते हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। मुझे भी कई बार इनकी बातें बुरी लगती थी, लेकिन मुंह पे बात करने के आदी थे। बहुत ही क्लियर बातें करते थे। और ये है कि मेरी आखिरी उनकी मुलाकात है ना, आज से 5-6 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। कोविड से 1 आध साल पहले की बात है, 2018 या 2019। तो मैं जिनीवा में था, तो मुझे पता चला तारिक भाई आए हुए हैं। तो मैंने उनका नंबर ढूंढा, फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे फ़ोन किया, कनाडा के नंबर पे। तो बोले कहाँ हो? मैंने कहा मैं यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन के पास हूँ। बोले आ जाओ यार, मैं इस होटल में हूँ, आ जाओ यार, कहीं बर्गर वर्गर खाते हैं। मैं गाड़ी में गया हुआ था, तो मैंने गाड़ी में फिर उधर गया, उनको उठाया, फिर हम बर्गर किंग में बैठे। वो शाम, मतलब आखिरी मेरी उनकी मुलाकात रही, लेकिन वो हमने 4-5 घंटे एक साथ गुजारे। कई बातें उन्होंने बताई, कई चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, पाकिस्तान के हवाले से, दूसरे इंडिया के हवाले से। उस वक्त तक मैं इंडिया भी नहीं गया था, तो मैंने उनसे उस वक्त रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा तारिक भाई, आप अब अगली बार इंडिया जाएंगे तो मुझे लेके जाएंगे। तो बोले यार, ये तो अब नसीब की बात है, देखते हैं अगली बार मेरा भी कब होता है। मैं कोशिशों में तो लगा हुआ हूँ, लेकिन ये है कि अब देखें। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसके बाद वो कभी इंडिया गए नहीं। इससे पहले उनके चक्कर लगे रहते थे, लेकिन उसके बाद वो कभी इंडिया गए नहीं। और मेरा फिर पिछले साल में गया था, उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा था कि बहुत अच्छा किया, और कैसा लगा तुम्हें इंडिया, है ना दुनिया का सबसे निराला मुल्क, कलर्स। मैंने कहा जी तारिक भाई, आपकी बातें याद आ रही थी कि वहाँ पे टेस्ट, कलर, म्यूज़िक, फेस्टिवल्स, डांस, हर चीज़ इंडिया की, क्या बताऊँ आपको। तो तारिक भाई से बातचीत होती रहती थी। आखिरी मैसेज अभी लास्ट वीक का ही आया था उनका, कि मैंने कहा तारिक भाई, आपकी और भाभी की तबीयत के हवाले से फ़िक्र रहती है। तो उन्होंने मैसेज में जवाब में भेजा था कि अल्लाह का शुक्र है, हाथी अभी ज़िंदा है। तो ये कि आखिर वक्त तक बहादुरी से डटे रहे। अब वो जो रास्ता खोल के गए हैं ना, वो हम जैसे लोग सब, अब ऐसे में कुछ लोग उसको कैश भी करा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा तो तारिक भाई से पर्सनल ताल्लुकात थे, ऑनलाइन वाले नहीं थे। हम तो तारिक भाई से जिनीवा में, ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंसिस के दौरान यूरोपियन पार्लियामेंट में मुलाकातें हुई हैं, जिनीवा में हुई हैं। मैं कनाडा गया था आज से 10 साल पहले, 2013 में। तो फ़ोन किया उनको,
किसके साथ हो? मैंने कहा फ़लाँ दोस्त है आपका और मेरा दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड, एक कश्मीरी दोस्त था हमारा। तो बोला उसको बोलो घर पे लेके आ जाए। फिर मैं घर गया था, नरगिस भाभी ने चाय बना के पिलाई थी। फिर हम वहाँ से उनके घर से, वो दोस्त, मैं और तारिक भाई निकले थे, और हम समझ लें कि डिनर लंच किया एक जगह, और उस दिन भी कई घंटों हम साथ थे। यूनाइटेड नेशंस में जब भी वो आते थे तो घंटों उनके साथ। देखें, तारिक भाई के साथ वक्त गुजारने का मतलब होता है आपने उनके साथ सीखा कुछ। एक तो आप इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उसमें तो आप उनसे जो वो करते हैं, लेकिन एक ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें होती है ना, उसमें उनसे बहुत कुछ सीखा है। और यूँ समझ लें कि उनके साथ वक्त गुजारने का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में किसी स्टडी कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि कितना मुझे भारी लगा है उनका जाना, लेकिन मेंटली वी वर प्रिपेयर्ड। इन्होंने 10-12 साल कैंसर से जंग लड़ी है, और बहादुरी से लड़ी है, और मेंटली हम सब प्रिपेयर्ड थे। 2 हफ्ते पहले एक अफवाह भी उनके बारे में उड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आखिर वक्त तक मुस्कुराते रहे। या जिस शख्स को पता हो कि मेरे जाने का वक्त है, जो अपना बीवी और बेटियों से कितना प्यार करते थे, इसके बावजूद आखिर वक्त तक वो स्माइलिंग फेस, बहादुर आदमी। देखें, ये ज़रूरी है कि आदमी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ज़िंदगी जिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तारिक भाई हमेशा अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे ज़िंदगी को जिया है, अपने उसूलों पे ज़िंदगी को जिया है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो उनको सही लगता था वो मुंह पे बोलते थे। अब लोग मुख्तलिफ, जैसे अभी ये मौलवी है कनाडा का एक, उसने लगाया है कि कनाडा के मुसलमानों, ये इस्लामोफोब एपोस्टेट तारिक फ़त्ता को दफन करने के लिए अपने कब्रस्तानों में जगह नहीं देना, उसको अपने दरमियान कबूल नहीं करना, वो मुसलमानों का दुश्मन था, वगैरह वगैरह। मेरे ट्विटर पे भी कई पाक मुसलमान हैं जो कि खुशियाँ दिखा रहे हैं। ये वो मुसलमान हैं जो एक गैंगस्टर के मरने पे रो रहे थे, और तारिक भाई के मरने पे खुशियाँ दिखा रहे हैं। तो भाई, ये टेररिस्ट माइंडसेट है। टेररिस्ट माइंडसेट वालों का यही हाल होता है। ये उसामा बिन लादेन पे के मरने पे खुशियाँ मना, वो रो रहे थे, और 9/11 हुआ था तो खुशियाँ मना रहे थे। ये वही पाकिस्तानी माइंडसेट है। जब मैं 26/11 की शाम को, मैं 26/11/2008 अपनी फैमिली लेके पाकिस्तान से बेल्जियम वापस पहुंचा था, जब मैंने मेयर का रिज़ाइन किया था। तो इसके बाद 26 नवंबर 2008 को मैं जब बेल्जियम पहुंचा, तो बच्चों को घर छोड़ के मैं खाना लेने के लिए एक पाकिस्तानी टेक अवे पे गया। तो वो मिठाइयाँ बांट रहे थे, सामने टीवी भी चल रहा था, जियो टीवी। मैंने कहा किस चीज़ की मिठाई? मैंने कहा किसी की शादी हुई होगी, किसी ने दुकान खोली होगी। बोला नहीं, घर में घुस के मारा है हमने। मैंने कहा किसको मारा है? बोला बम्बई में हमारे मुजाहिद वहाँ पे मार रहे हैं। खुशियाँ मना रहे थे। ये वो लोग हैं, इनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं। इनको क्या पता कि तारिक भाई की डेथ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ही लिव्ड लाइक ए लायन। उनकी बेटी की आप ट्वीट देखें, वो एक शेर की तरह जिए हैं। बुजदिल भगोड़े की तरह नहीं जिए, पाकिस्तानियों की तरह, बुजदिलों की तरह मुनाफकत की ज़िंदगी नहीं जिए। वो एक शेर की तरह जिए हैं। तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि तारिक फत्ता की ज़िंदगी क्या थी। तुम लोग बेगैरत लोग हो। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये मेरा तारिक भाई के हवाले से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और ये है कि अफसोस ये रह गया कि काफ़ी अरसे से इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कोविड से पहले उनकी मुलाकात हुई थी। कोविड के बाद उन्होंने ट्रैवलिंग ही बंद कर दी थी, वो कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते ही नहीं थे, तो उनसे कहीं मुलाकात हुई नहीं। अब यह है कि
अब वो किस उनका दूसरा जन्म होता है, अगला जन्म होता है, उसमें किस रूप में आते हैं हमारे सामने, वो हम देखेंगे। लेकिन ये है कि मैं तो अपना सफ़र जारी रखूँगा। और मैंने तो तारिक भाई से मुलाकात से पहले से ही मेरा ये सफ़र चल रहा है, 94 से चल रहा है। तारिक भाई से मेरी मुलाकात 2010-2011 में कहीं हुई थी। तो लेकिन मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है और उनसे इतना मोटिवेशन मिला है कि आगे काम करने की हिम्मत मिलती रहती है। तो ये आप लोगों से वादा है कि किसी दिन मेरी मरने की भी खबर आएगी तो आप मेरे हवाले से भी ये बात ज़रूर कहोगे कि मैंने भी अपने टर्म्स और कंडीशंस पे अपनी ज़िंदगी को जिया है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।